अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हमको देखना है एंगल ऑफ कांटेक्ट। इससे पहले हमने कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस के ऊपर डिस्कशन किया है जो कि सरफेस टेंशन का बेसिक्स है। अगर आप उसको जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज इस कार्ड पर क्लिक कर पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में अच्छे से समझ आ सके। कुछ सवाल है हमारी लाइफ में, जैसे रेनकोट जो होता है उसके ऊपर वाटर ड्रॉप गिरता है लेकिन वो उसको वेट नहीं कर पाता और हमारे कपड़ों को वेट कर लेते हैं। कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिसके अंदर अगर हम हाथ डालें तो हमारा हाथ गीला नहीं होता, जैसे कि केरोसिन। केरोसिन के अंदर हाथ डालेंगे तो बिल्कुल गीला हो जाएगा, लेकिन अगर वही हाथ अगर हम मरकरी के अंदर डालेंगे तो मरकरी हमारे हाथ को वेट नहीं कर पाता, गीलापन महसूस नहीं होता हाथों पर। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं एक एक प्लेट लो, इसके ऊपर मरकरी का ड्रॉप रखो तो मरकरी का ड्रॉप स्फेरिकल शेप के अंदर होगा। क्या रीजन है इस तरह के ड्रॉप का शेप फॉर्म होने का? ये तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज के टॉपिक के थ्रू आपको मिल सकते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या है उसकी। द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट। देखो, जब भी हम सरफेस टेंशन की इस चैप्टर की, जब सरफेस टेंशन का एक यूनिट चल रहा है, इसके अंदर हम बात सिर्फ सरफेस ऑफ लिक्विड की करेंगे। अगर आप सरफेस के ऊपर हैं तो लिक्विड का बिहेवियर कुछ और होता है जो कि सरफेस टेंशन में है, और अगर आप लिक्विड के अंदर चले जाते हैं तो बायंसी होगी और सारे लॉज अप्लाई होंगे, वो बिहेवियर अलग है। तो सरफेस टेंशन में इस बात को ख्याल में रखना है कि हम सिर्फ लिक्विड के सरफेस की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं? सिर्फ लिक्विड के सरफेस की बात कर रहे हैं, वहां पर ही एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। दो तरह के लिक्विड हमको नजर में आते हैं। एक हमने कैपिलरी ट्यूब ली जिसका डायमीटर बहुत छोटा है, तो हम ये देखते हैं कि इस कैपिलरी ट्यूब में कुछ लिक्विड इस तरह का शेप बनाते हैं कॉन्केव, और कुछ लिक्विड इस तरह का शेप बनाते हैं कॉन्वेक्स। ये क्यों फॉर्म होते हैं इस तरह के शेप्स? तो देखते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ही इस बात को पता चल इस बात को समझना है। आगे देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट की? तो द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लेट कंसीडर हमने एक लिक्विड लिया, है लिक्विड कंटेनर। लिक्विड कंटेनर के अंदर बहुत सारा लिक्विड फिल है। मान ले इसका शेप कुछ इस तरह से है, जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होगा आपको इस बात का रीजन मिल जाएगा कि ये शेप ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस शेप। लिक्विड वाटर इस तरह का शेप क्यों फॉर्म करता है। दूसरा रीजन भी आपको मिल जाएगा कैपिलरी रिएक्शन के अंदर कि हम ये शेप को हमारी टाकी में क्यों नहीं देख पाते। जैसे हमने पानी का बहुत बड़ा कंटेनर लिया तो वहां पे आपको वाटर का शेप इस तरह नजर नहीं आएगा, लेकिन बहुत छोटे डायमीटर की जिसका डायमीटर 1 mm से भी कम हो, इस डायमीटर की अगर आप ट्यूब लेंगे जिसको आमतौर पे हम कैपिलरी कहते हैं, तो इसके अंदर आपको लिक्विड का मिनिस्कस इस तरह नजर आ जाएगा। तो क्या रीजन है कि हमारे वाटर टैंक के अंदर इस तरह नहीं होता बल्कि उस छोटी सी कैपिलरी ट्यूब के अंदर हो जाता है? उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, रेडियस के ऊपर डिपेंड है वो, हम इंशाल्लाह देखेंगे। आपके ज़हन में रखना है कि ऐसा क्यों होता है। अभी मान लो इस तरह का शेप हमारे सामने है। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। हमको क्या करना है? हमको ना एंगल देखना है। किसके बीच का एंगल? टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे। अब देखिए, यहां पूरा इनसाइड में लिक्विड फिल है, ये पूरा का पूरा लिक्विड है, ये हमारे लिक्विड का सरफेस है। इस लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ दैट कर्व। ये हमारा कर्व है। टेंजेंट इसकी एक ऐसी लाइन होगी जो इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। क्या कहा मैंने? टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन है जो इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो हम ना इसके ऊपर बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं। मान लो हमने यहां पर टेंजेंट बनाया कुछ इस तरह, क्या ये टेंजेंट है? जी बिल्कुल टेंजेंट है। हमने यहां पे एक टेंजेंट बनाया तो वो कुछ इस तरह पास हुआ, क्या ये टेंजेंट है? तो बिल्कुल ये भी टेंजेंट है। हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जो इस तरह है, क्या ये टेंजेंट है? तो बिल्कुल ये भी हमारे कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज आल्सो अ टेंजेंट। तो पहली चीज समझ में आई कि हमको क्या बनाना था? द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। हमने फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे टेंजेंट बनाना सीख लिया। एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, अब क्या करना है? ये हमारे सॉलिड सरफेस तो वर्टिकल है, इसके ऊपर बनाया जाने वाला टेंजेंट भी वर्टिकल ही होगा। ये है हमारा क्या? हमारे लिक्विड सरफेस पे बनाया जाने वाला टेंजेंट, और these three are the tangent drawn on the free surface of liquid। ये 1 2 3 ये क्या है? हमारे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में बनाए जाने वाले टेंजेंट है। द एंगल बिटवीन यानी इन दोनों के बीच का एंगल। तो सवाल ये है क्या ये थीटा होगा यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट,
या इस लाइन को मैं आगे प्रोसीड करूं तो यहां बनने वाला एंगल थीटा होगा, इसको मैं थीटा डैश लिखता हूं। इस लाइन को आगे प्रोसीड करूं तो ये एंगल थीटा होगा। इन तीनों में से थीटा कौन सा होगा? अभी तक तो डेफिनेशन हमने देखी है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ सॉलिड। सरफेस ऑफ सॉलिड का टेंजेंट ये, सरफेस ऑफ लिक्विड के टेंजेंट 3 है। तो ये तीन लाइन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के, फ्री सॉलिड सरफेस के साथ जो टेंजेंट है उसके साथ जो एंगल बनाएंगे उसको एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तीन अलग अलग एंगल बन रहे हैं तो समझ में नहीं आया। आगे देखते हैं डेफिनेशन। एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमको क्या देखना है? एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक ही जगह पर देखा जाएगा जहां पे हमारा फ्री लिक्विड सरफेस और सॉलिड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों टेंजेंट हमारे काम की नहीं है। अभी समझे मैं क्या बताना चाह रहा था? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे तो बहुत सारे टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। अब जब आप इस कांटेक्ट पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे सॉलिड के साथ और लिक्विड के साथ, तो ये दोनों टेंजेंट जो एंगल बनाएंगे दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जब भी हम एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम स्टडी कर रहे हैं या नहीं। हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ही स्टडी करना है, उसके अलावा नहीं। बीच वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ उस जगह बनाएंगे जहां पर हमारा लिक्विड, हमारा सॉलिड और एयर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर सॉलिड के ऊपर बनाया जाने वाला टेंजेंट तो यही होगा, लिक्विड के ऊपर बनाया जाने वाला टेंजेंट ये होगा। इन दोनों के साथ बनने वाला एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। द एंगल बिटवीन, देखो, द एंगल बिटवीन tangent drawn on the free surface of liquid and the surface of solid is called angle of contact। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है, ये भी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो सकता है, ये भी टेंजेंट है ना। अरे ये भी सॉलिड का टेंजेंट है ना यार। अब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का टेंजेंट ये, तो क्या ये भी थीटा होगा? क्या ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा? ऑब्वियसली हम सबको पता है कि these two are not same एंगल, ये दोनों सेम नहीं है। मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट या तो ये है या तो ये है। अब जरा डेफिनेशन में आगे चलते हैं। मेजर्ड विद इन द लिक्विड, एंगल ऑफ कांटेक्ट को कहां मेजर करना है? लिक्विड के अंदर मेजर करना है, ये लिक्विड के बाहर है इसलिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा। यही एक पॉसिबिलिटी बच रही है, ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। क्या मैं आपको समझा पाया? इसलिए बात को ज़हन में रखना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट में की डेफिनेशन में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश की है कि इस डेफिनेशन का एक एक पॉइंट किस तरह हमारी डेफिनेशन को परफेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट लेना है, कहीं और नहीं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सॉलिड का टेंजेंट लो, लिक्विड का टेंजेंट लो, इसके बीच में जो एंगल है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट को मेजर करते वक्त हम हमेशा सरफेस के अंदर, लिक्विड के अंदर से मेजर करेंगे। सो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड। याद होगी डेफिनेशन क्या है? द एंगल ऑफ कांटेक्ट between a liquid and a solid surface is defined as the angle between tangent of free surface of liquid and surface of solid at the point of contact and measured inside the liquid. Such angle is called angle of contact of that liquid. अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं? तो बेसिकली तीन तरह के एंगल होंगे। एक एंगल एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट पॉसिबल है, ऑब्ट्यूज पॉसिबल है, 90 डिग्री का भी एंगल ऑफ कांटेक्ट पॉसिबल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या? वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो सकता है। इट मे बी 30, 45, 75, व्हाटएवर इट मे बी, बट इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री से कम है तो उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। 90 है, ये दूसरा केस पॉसिबल। तीसरा केस पॉसिबल है ऑब्ट्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल? मतलब अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन 90, हो सकता है 100 हो, 105 हो, 145 हो, 180 हो, व्हाटएवर इट मे बी, जो भी एंगल होगा हम उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज। तो तीन तरह के एंगल ऑफ कांटेक्ट पॉसिबल है। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, सेकंड वन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड थर्ड वन 90 डिग्री। अब सवाल ये होता है कि ये तीन एंगल कैसे आते हैं, तो हम उसको इंशाल्लाह देखेंगे। एक्यूट एंगल कब होगा और ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा? लेट कंसीडर देयर इज अ कैपिलरी ट्यूब, एक बहुत छोटी सी ट्यूब है। इसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया है जो कि मिनिस्कस बना रहा है कॉनकेव शेप का। कॉनकेव शेप का उसने मिनिस्कस बनाया। एक दूसरा लिक्विड हमने लिया है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इसका बनाया जाने वाला मिनिस्कस कॉन्वेक्स है। ओके, इसके अंदर सारा का सारा लिक्विड होगा, यहाँ पे सारा का सारा लिक्विड होगा। अब हम कोशिश करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाने की। सबसे पहली बात, जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना है हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिक्विड सॉलिड एयर का देखेंगे। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आप इसको भी ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे बनाया जाने वाला टेंजेंट ये,
और सॉलिड के ऊपर बनाया जाने वाला टेंजेंट ये। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा जिसको हम लिक्विड के अंदर मेजर करेंगे दैट विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या 90 है? ऑब्वियसली नहीं है, 90 से कम है। सो यहां पर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर्म हो रहा है। एक्यूट एंगल कब फॉर्म होगा? जब शेप कॉनकेव होगा। जब कॉनकेव शेप होगा, जब कॉनकेव शेप होगा तब हमको एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। जब ऑब्ट्यूज, जब यहां पर कॉन्वेक्स शेप होगा तो देखते हैं क्या हो। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर बनाया जाने वाला टेंजेंट तो ये, लिक्विड की फ्री सरफेस पर जो बनाया जाने वाला टेंजेंट है वो ये है। और हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां से देखना है? हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के अंदर देखना है। ये हमारा लिक्विड है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। क्या ये 90 से छोटा है? ऑब्वियसली 90 से बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे उसको ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट उस वक्त होगा जब शेप ऑफ द मेनिस्कस कॉन्वेक्स हो, और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट उस वक्त होगा जब शेप ऑफ द मेनिस्कस कॉनकेव हो। इतनी बात समझ आई? अब हम उसके रीजन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या रीजन है कि शेप इस तरह फॉर्म होते हैं, या क्या रीजन है कि यहां पर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट वहां पर ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर्म होते हैं। तो देखते हैं कि क्या रीजन है कि शेप कॉनकेव या कॉन्वेक्स फॉर्म होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट या ऑब्ट्यूज फॉर्म होता है। अभी हम शेप ऑफ द मेनिस्कस की बात कर रहे हैं जिससे हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने के लिए हेल्प होगी। दिस इज द लिक्विड कंटेनर, ये हमारा सॉलिड है जो लिक्विड कंटेनर की वॉल होगी, और ये उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है, फ्लूइड है। ओके, अगर हम सोचें कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर कितनी तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, तो ये हम सरफेस की मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो कि सॉलिड के साथ भी कांटेक्ट में है, एयर के साथ भी कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस होंगी। एक फोर्स होंगी जो लिक्विड की वजह से होगी जिसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स, इसको एफसी का नाम दिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफसी? कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड ड्यू टू लिक्विड। सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ की लिक्विड और ये भी लिक्विड, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। अब दूसरी है एडहेसिव फोर्स। ये किसकी वजह से एक्ट होगी? एक तो सॉलिड की वजह से, दूसरी एयर की वजह से। ये सॉलिड के कांटेक्ट में है तो सॉलिड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। उसी तरह एयर भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। अलबत्ता ऑब्वियस बात है कि सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू एयर के, एज कंपेयर टू गैस के, इसलिए गैस की वजह से बनने वाली एडहेसिव फोर्स को हम निग्लेक्ट कर लेंगे। सिर्फ सॉलिड की वजह से बनने वाली एडहेसिव फोर्स को हम यहाँ पर डिस्कशन में कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर करेंगे। जो भी लिक्विड का मेनिस्कस बनेगा वो इन दोनों फोर्सेस की वजह से बनेगा। ये दोनों फोर्सेस में कौन ज्यादा है कौन कम है ये डिफाइन करता है कि लिक्विड मेनिस्कस कैसा है। चलिए शुरू करते हैं इस बात को। कंसीडर करें ये हमने लिक्विड सरफेस का पॉइंट एक ले लिया, तो एडहेसिव फोर्स सॉलिड के तमाम मॉलिक्यूल की तरफ से एक्ट होंगी और इनका रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा जिसको हमने नाम दिया है Fa। ओके, अब यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा है तो यहाँ से पूरे ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, अगर हमने ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया तो इतने पार्ट में हर तरफ से उसको फोर्सेस एक्ट कर ही रहे होंगे। मान लेते हैं कि उन फोर्सेस का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में बना, इसको हम नाम देंगे F, क्या? Fc। व्हाट इज Fc? कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल ड्यू टू लिक्विड। लिक्विड की वजह से इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया है Fc। व्हाट इज Fa? The adhesive force acting on the liquid molecule due to surface of solid or molecules of solid is called adhesive force। अब लिक्विड का जो भी मेनिस्कस होगा वो इन दोनों फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड का जो भी मेनिस्कस होगा वो इन दोनों फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलेशन है, मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं नाम दिया Fa। ओके, अब यहाँ पे हमको ना इन दोनों फोर्सेस की वजह से बनने वाली रिजल्टेंट फोर्स देखना है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ही जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं हम उसका नेचर समझने के लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर कैलकुलेशंस, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें? तो हमको तो आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसने क्या बताया कि ये जो पैरेलल वेक्टर है इसके इस वेक्टर के पैरेलल दूसरा वेक्टर खींचो और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा ब्लू लाइन ये रिजल्टेंट वेक्टर है। करना क्या है, जो वेक्टर है उसके पैरेलल दूसरी लाइन खींचो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करो, जो डायगोनल बनेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम अपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और इस तरह इसको इसके पैरेलल एक लाइन बनाई तो वो कुछ ऐसी आएगी यहां तक। सो दिस विल बी आवर पैरेललोग्राम।
अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है, दैट डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अंडरस्टैंड? मतलब इन दोनों फोर्सेस की वजह से बनने वाला रिजल्टेंट अभी ऐसा है, जरूरी नहीं है कि बाद में हो, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कैसे लिक्विड मेनिस्कस फॉर्म होता है। रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह आया, अब जरा ध्यान दें, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा, यहां मौजूद तमाम वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। फोर्स है ना, वो फोर्स का काम क्या है, फोर्स का काम पुश या पुल करना है, तो होगा क्या, यहां का पूरा वाटर इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। पूरा वाटर कहना मुनासिब नहीं है, यहां पर जितना वाटर है वो इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। इसकी तरफ आने की कोशिश से क्या, यहां पर जो वाटर था वो चला गया और यहां का वाटर उसके परपेंडिकुलर शेप में आ गया, मतलब लिक्विड का मेनिस्कस कुछ इस तरह का शेप इख्तियार कर लेगा। क्या आप इस बात को समझे? नहीं समझे? मान लो यहां पे लिक्विड था, फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है, तो ये लिक्विड अपने आप को अंदर की तरफ पुश करेगा। जब ये अंदर की तरफ पुश करेगा तो सारे मॉलिक्यूल इस तरह हो जाएंगे कि रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। क्यों परपेंडिकुलर हो जाए? इसलिए कि रिजल्ट के अंदर परपेंडिकुलर वो होंगे तो फोर्स का इफेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। ऑब्वियस बात है ना, आप इस तरह मूव कर रहे हैं, फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है, आपका मोशन अलग, फोर्स का मोशन अलग, डायरेक्शन अलग, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह यहां पर हमारा लिक्विड मेनिस्कस अपने आप को एडजस्ट करता है कुछ इस तरह कि उसका मेनिस्कस हमारे रिजल्टेंट फोर्स पर परपेंडिकुलर हो जाए। आप उसको दूसरी तरह ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो पूरा वाटर यहां था, ये वाटर को रिजल्टेंट फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये नीचे की तरफ दब रहा है यहां तक कि उसका सरफेस परपेंडिकुलर हो जाए। जब उसका सरफेस परपेंडिकुलर हो गया, अब उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स के कोई ऐड करना, रिजल्टेंट फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, तो हमारा लिक्विड मेनिस्कस इस तरह का शेप इख्तियार कर लेगा। यहां जाने के बाद भी वो इस तरह का शेप इख्तियार कर लेगा, सो नीचे का तमाम पानी अंदर आ जाएगा। हमको ऐसा महसूस होगा कि हमारा लिक्विड मेनिस्कस अंदर जाने के बाद इस तरह का शेप इख्तियार कर लिया, दैट मींस कॉनकेव बन चुका है, दैट मींस कॉनकेव बन चुका है। तो इस तरह लिक्विड के मेनिस्कस फॉर्म होते हैं, लिक्विड के मेनिस्कस फॉर्म होते हैं। यहां पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो फ्री सरफेस का टेंजेंट इस तरह, लिक्विड पे बनाए जाने वाला टेंजेंट इस तरह, बनने वाला एंगल थीटा। ओके, ये किस केस में है? ये केस है जब हमारा लिक्विड सॉलिड को पार्शियली वेट करता है। ये केस उस वक्त है जब हमारा लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड। इस तरह का मेनिस्कस उस वक्त फॉर्म होता है जब हमारा लिक्विड सॉलिड को पार्शियली वेट कर रहा हो, कंप्लीटली नहीं। जैसे हमारे पानी में हाथ डालने के बाद पानी पूरी तरीके से हमारे हाथ को गीला कर देता है, दैट इज द कंप्लीटली वेट कंडीशन। लेकिन अगर आप केरोसिन में हाथ डालेंगे तो पानी जितना वेट नहीं होता, अलबत्ता वेट होता है, तो वो केरोसिन के मॉलिक्यूल हमारे हाथ को भी लग जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो ये केस उस वक्त है जब हमारा लिक्विड ऐसा है कि उसने हमारे हाथ को पार्शियली वेट किया। एग्जांपल है केरोसिन एंड सॉलिड। केरोसिन जब सॉलिड के साथ मिक्स किया जाता है, सॉलिड को हम लेंगे प्लेन ग्लास प्लेट। जब केरोसिन को प्लेन ग्लास प्लेट के साथ रखा जाता है तो इस तरह का मेनिस्कस फॉर्म होता है। क्या रीजन होगा इस तरह के मेनिस्कस को फॉर्म होने का? रिजल्टेंट जो बना वो इनसाइड द सॉलिड बना। जब रिजल्टेंट इनसाइड द सॉलिड बना तो लिक्विड के मेनिस्कस ने अपने आप को इस तरह एडजस्ट किया कि उसका सरफेस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए। तो एक ही ऑप्शन बचा बेचारे के पास, उसको कॉनकेव शेप ही अपने आप को इख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह हमारा शेप कॉनकेव बन चुका है मेनिस्कस। अब दूसरी चीज देखते हैं कि क्या होगा जब हम एक ऐसे लिक्विड को सॉलिड के कांटेक्ट में लेकर आए जो कि उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करता। ये बातें थोड़ी सी, इसको मैं समझा देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियली वेट? पार्शियली वेट करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास अपनी कुछ फोर्स है, बिल्कुल है, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल के पास भी अपनी कुछ फोर्स है। इस तरह रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड की तरफ बन रही है। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स पूरी तरह सॉलिड में बन जाती, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वो सॉलिड के मॉलिक्यूल लिक्विड को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे देखो यहां पर ये रिजल्टेंट फोर्स है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल को इतनी फोर्स के साथ यहां खींचा जा रहा है। ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा सा अट्रैक्शन है, थोड़ा सा लिक्विड की तरफ है। तो मॉलिक्यूल कुछ हद तक सॉलिड के अंदर जाएगा, कुछ हद तक लिक्विड में रहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि वो पार्शियली वेट कर रहा है। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या होगा जब हम एक ऐसे लिक्विड को मिक्स करें जो बिल्कुल भी हमारे सॉलिड को वेट नहीं करता। सो लेट कंसीडर दिस इज द कंटेनर इन विच द लिक्विड इज फिल्ड। यहां पे मैं सारे फोर्सेस बताने की कोशिश करता हूं। ये सबसे पहला हमारा लिक्विड का सरफेस है,
लिक्विड का सरफेस है तो ये हमारा एडहेसिव फोर्स इस तरह एक्ट होगा जिसको हमने नाम दिया था Fa। दूसरी जो फोर्स हमारी एक्ट होंगी वो लिक्विड के अंदर होंगी जिसको हमने नाम दिया था Fc। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन खींचो और यहाँ से एक पैरेलल एक लाइन खींचो। इस वेक्टर को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा वेक्टर Fc यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे इस तरह, डायगोनल इस तरह फॉर्म होगा। दिस विल बी द Fr। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे Fa इतनी है और Fc इतनी है, मतलब कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स मतलब वो फोर्स जो लिक्विड के खुद के मॉलिक्यूल के बीच में होगी, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। एडहेसिव फोर्स लिक्विड और सॉलिड के बीच में होगी। तो यहाँ के केस में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। तो रिजल्टेंट जो बना वो इनसाइड द लिक्विड बना। रिजल्टेंट कहाँ है? रिजल्टेंट इज इनसाइड द लिक्विड। रिजल्टेंट इनसाइड द लिक्विड है। जब रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर फॉर्म होता है तो जरा देखते हैं, जब रिजल्टेंट फॉर्म हो गया तो हम देखेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल कैसे मूव करें। लिक्विड मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वो रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर रहे। ये सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर खींचे जाएंगे। रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर फॉर्म होने के लिए शेप इस तरह होगा। ये देखो यहाँ पे रिजल्टेंट इस तरह, ये परपेंडिकुलर लाइन बन रही है तो हमारा शेप लिक्विड का इस तरह फॉर्म होगा। लिक्विड इस तरह का अपना शेप इख्तियार कर लेगा, दैट इज द कॉन्वेक्स शेप। तो यहां पर अगर हमारा रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर फॉर्म हुआ, अगर रिजल्टेंट इनसाइड द लिक्विड है तो फॉर्म होने वाला शेप कौन सा है? कॉन्वेक्स है। फॉर्म होने वाला शेप कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? जैसे देखो ये हमारा शेप फॉर्म हो चुका है ना, ये हमारा सॉलिड का कांटेक्ट यहाँ पे बनाए देने वाला टेंजेंट ऐसा, सॉलिड का टेंजेंट ऐसा, ये एंगल ऐसा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एक्यूट नहीं, यानी ग्रेटर देन 180 है, ग्रेटर देन 90 है। थीटा इज ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट है, यह है थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ आई बात? तो इस तरह के फोर्सेस के कैलकुलेशन की वजह से मेनिस्कस का शेप कभी तो कॉन्केव बनता है और कभी कॉन्वेक्स बनता है और कभी बिल्कुल प्लेन बनता है। जैसे हमारा वाटर, ये वो लिक्विड है जो बिल्कुल भी वेट नहीं करता, नॉट वेट दी सॉलिड। आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा लिक्विड अपने आप को पीछे की तरफ धकेल रहा है, सॉलिड के कांटेक्ट में आने नहीं दे रहा। इससे पहले जो हमने देखा था वो हमारा शेप इस तरह फॉर्म हुआ था, मतलब यहाँ का लिक्विड भी सॉलिड के कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ऊपर राइज हो गया। यहाँ का लिक्विड अपने आप को सॉलिड के साथ रखना नहीं चाहता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ चला गया, अपना मेनिस्कस को उसने कॉन्वेक्स बना दिया। यहाँ पर ये बात समझ आ रही है कि अगर कॉन्केव शेप हो तो वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड की तरफ अपने आप को ढकेल रहे हैं, इसलिए ये अपने सॉलिड को वेट करता है। यहाँ पे सॉलिड वेट नहीं होता। क्यों वेट नहीं होता? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड की तरफ अपने आप को पुश नहीं कर रहे, रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड के अंदर है तो अपने आप को लिक्विड में ही रख रहे हैं। तो ये हमारा लिक्विड वो है जो बिल्कुल वेट नहीं करता। ये जो हमारा लिक्विड है वो वेट करने की कोशिश करता है। तीसरा देखते हैं प्योर वाटर के केस में। ये किसके केस में है? तो दिस इज द केस व्हेन वी मिक्स मरकरी विथ प्योर वाटर या प्योर ग्लास ले लें। ग्लास प्लेट अगर हमने लिए प्लेन ग्लास प्लेट, तो प्लेन ग्लास प्लेट मरकरी के साथ इस तरह का मेनिस्कस बनाती है। अगर आप मरकरी को फिल करेंगे एक बहुत छोटी सी डायमीटर की ग्लास प्लेट में तो आपको मेनिस्कस इस तरह राइज होता हुआ नजर आएगा, दैट मींस कॉन्वेक्स शेप का नजर आएगा। आखिर में देखते हैं कि अगर हमने प्योर वाटर लिया जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं है तो हमारा मेनिस्कस इस तरह फॉर्म होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा देखते हैं। तो ये हमारा कंटेनर, ओके, यहाँ पे हमारा लिक्विड फिल किया हुआ है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वाटर के केस में होता ये है कि जितनी एडहेसिव फोर्स है ना, जितनी एडहेसिव फोर्स है उतनी ही कोहेसिव फोर्स एक्ट करती है। जितनी एडहेसिव फोर्स है उतनी ही कोहेसिव फोर्स एक्ट करती है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पे इक्वल फॉर्म होने के लिए इस तरह का थोड़ा वेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन, तो रिजल्ट हमारा इस डायरेक्शन के अंदर फॉर्म हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा लिक्विड, हमारा रिजल्टेंट बिल्कुल सॉलिड के साथ ही है। हमारा लिक्विड बिल्कुल सॉलिड के साथ ही है। अब यहाँ के केस में हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिक्विड का टेंजेंट तो इस तरह बनेगा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इस तरह है तो टेंजेंट इस तरह, और सॉलिड का टेंजेंट इस तरह बनेगा तो बनने वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 है। तो थीटा 90 डिग्री फॉर्म हुआ।
सरफेस ऑफ द मिनिस्कस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ये है प्योर वाटर के केस में जिसने हमारे सॉलिड को कंप्लीटली वेट किया, जिसने हमारे सॉलिड को कंप्लीटली वेट किया। अगर कंप्लीटली वेट करता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 होगा। तो शायद आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि मिनिस्कस किस तरह फॉर्म होते हैं, क्या रीजन है मिनिस्कस फॉर्म होने का। सबसे पहली बात, मिनिस्कस उस वक्त कॉनकेव शेप का फॉर्म होगा, इस तरह। मिनिस्कस उस वक्त कॉनकेव शेप का फॉर्म होगा जब रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड के अंदर हो। रिजल्टेंट फोर्स क्या में हो, सॉलिड के अंदर हो। अगर रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड के अंदर रखना है तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में। ये बात आपको याद रखना है, याद रहेंगी ये बात बिल्कुल। मिनिस्कस उस वक्त अपने आप को कॉन्वेक्स शेप का बनाएगा जब रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड के अंदर हो, बराबर। अगर रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड के अंदर रखना है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए एडहेसिव फोर्स के कंपेयर में, ओके। और अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो, अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो तो बनने वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है। इसके और कुछ कैलकुलेशंस हम करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं एग्जैक्टली। मान लो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। सो ये हमारा सॉलिड का सरफेस, यहां पे हमने ये एडहेसिव फोर्स ली और ये हमारी कोहेसिव फोर्स है, ओके। रिजल्टेंट हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, रिजल्टेंट हमको इस डायरेक्शन में चाहिए। तो यहां पे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। सो दिस इज द एफ आर। यहां पे बनने वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा। दिस इज नॉट द एंगल ऑफ कांटेक्ट, हाँ ये हमारा लिक्विड यहां पे पूरा फिल है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये एक एंगल है जो इस ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे मैं इस ट्रायंगल को दोबारा कंप्लीट करता हूं। तो दिस विल बी एफ सी, this will be FR resultant force and this will be parallel to FA vector, so this will be FA adhesive force। अगर ये एंगल 45 डिग्री हो जाए, अगर ये एंगल 45 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी पैरेलल टू दी सॉलिड सरफेस होंगी। अगर ये एंगल 45 डिग्री हो तो आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री से ज्यादा एंगल बन गया तो एफसी ज्यादा हो जाएगा, एफसी ज्यादा हुआ तो हमारा रिजल्टेंट धीरे धीरे लिक्विड के अंदर शिफ्ट होने लगेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो पाएगा। यहां पर अगर 45 डिग्री एंगल हो तब ही रिजल्टेंट बिल्कुल लिक्विड के सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा और सॉलिड के सरफेस के साथ पैरेलल होगा। इसका मतलब यहां 45 डिग्री एंगल फॉर्म होना कंपलसरी है अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री है तो मैं एफसी एफए के कैलकुलेशंस कर सकता हूं। मैं आपसे पूछता हूं साइन थीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस एफए डिवाइडेड बाय एफसी, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि एफए कितना होगा तो आप कहेंगे एफए इज इक्वल्स टू या एफसी इज इक्वल्स टू एफए डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा तो साइन 45 है तो थीटा लिखने के लिए 45 लिख लेते हैं, तो एफसी इज इक्वल्स टू एफए डिवाइडेड बाय साइन 45 की वैल्यू 1/√2, दैट मींस एफसी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ एफए। अगर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन √2 टाइम्स ऑफ एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हैं, अगर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन √2 टाइम्स ऑफ एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के है तो यहां बनने वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा। तो रिजल्टेंट सॉलिड के सरफेस के साथ होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा। समझे नहीं समझे? देखो अगर FC इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ FA है तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 45। यहाँ 45 डिग्री एंगल बना मतलब रिजल्टेंट सॉलिड सरफेस के साथ है, सॉलिड सरफेस के साथ है तो यहाँ पे टेंजेंट बना, सॉलिड सरफेस से टेंजेंट बनने वाला एंगल 90 होगा, ओके। मान लो कि FC इज ग्रेटर देन √2 टाइम्स ऑफ FA, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है √2 टाइम्स ऑफ FA के। यहाँ पे क्या होगा, FC ज्यादा हो गया मतलब हमारा वेक्टर FC के डायरेक्शन में थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये FC बन गया। अब अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करना है तो यहां से आपने एक पैरेलल वेक्टर बनाया, इसके पैरेलल, और दूसरा वेक्टर ऐसे बनाया। रिजल्टेंट कहां जा रहा है, देखो ये हमारा सॉलिड सरफेस था ना, ये पूरा लिक्विड है। रिजल्टेंट चला गया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर रिजल्टेंट चला गया। जब लिक्विड के अंदर रिजल्टेंट चला जाता है तो आपको पता है शेप ऑफ द मेनिस्कस कैसे फॉर्म होगा, शेप ऑफ द मेनिस्कस कॉन्वेक्स फॉर्म होगा। तो इफ FC इज ग्रेटर देन √2 टाइम्स ऑफ FA तो हमारा शेप ऑफ द मेनिस्कस कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। तो आप सिर्फ फोर्सेस को देखकर भी बता सकते हैं।
अगर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन √2 टाइम्स ऑफ एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हैं तो हमारा लिक्विड बिल्कुल वेट करेगा सॉलिड को, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा। अगर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन √2 टाइम्स ऑफ एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हैं तो हमारा लिक्विड मेनिस्कस कॉन्वेक्स होगा, बिल्कुल वेट नहीं करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और अगर FC इज लेस देन √2 टाइम्स ऑफ FA है, ओके, क्या है FC यानी कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन √2 टाइम्स ऑफ FA है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा कंटेनर था, ये हमारे बात चल रही थी, FA कौन छोटा है, FC छोटा है, तो FC वाला वेक्टर छोटा बना और FA वाला वेक्टर बड़ा बना, √2 टाइम्स है ना, 1.414 टाइम्स बड़ा है ये। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फॉर्म करने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या में है, सॉलिड में है। जब रिजल्टेंट सॉलिड में आता है तो लिक्विड में डिस्कस कैसे हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। तो अगर FC इज लेस देन √2 टाइम्स ऑफ FA है तो मेनिस्कस कैसा है, मेनिस्कस है कॉन्केव, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90, और हमारा लिक्विड पार्शियली वेट कर रहा है सॉलिड को। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विड मेनिस्कस अपना शेप कॉन्वेक्स या कॉन्केव क्यों बनाते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कब ऑब्ट्यूज होगा, कब एक्यूट होगा और कब 90 डिग्री होगा, कौन से लिक्विड है जो हमारे सरफेस ऑफ सॉलिड को बिल्कुल वेट करेंगे। ये केस है जहां पे बिल्कुल वेट कंडीशन नहीं मिलेगी, वेट ही नहीं करेगा लिक्विड उसको, जैसे कि मरकरी को प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाए, यहां पर पार्शियली वेट करेगा जैसे केरोसिन को प्लेन ग्लास प्लेट पर रखा जाए। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री फॉर्म होता है, सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। प्योर वाटर और ग्लास के केस में ऐसा होता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको इसके बावजूद कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।